प्रश्न उत्तर को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे जैव और अजैव कारकों से निर्मित दुनिया। जैव और अजैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें जीव निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अगर पूछा जाए हम लोगों को कि पर्यावरण किसे कहते हैं तो हम लोग कहेंगे जैव और अजैव कारकों से निर्मित दुनिया। जैव और अजैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें जीव निवास करता है और जिससे वह प्रभावित होता है, जिससे वह प्रभावित होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे पर्यावरण कहते हैं। यह हमारा हो गया पहला प्रश्न और इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पर्यावरण में जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के साथ संबंध बनाए रखता है। पर्यावरण में जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के साथ संबंध बनाए रखता है और यह संबंध एक तंत्र में व्यवस्थित रहता है जिससे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पर्यावरण में जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के साथ संबंध बनाए रखता है और यह संबंध एक तंत्र में व्यवस्थित रहता है जिससे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए पारिस्थितिक तंत्र क्या है तो हम लोग क्या कहेंगे कि पर्यावरण में जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के साथ संबंध बनाए रखता है और यह संबंध एक तंत्र में व्यवस्थित रहता है जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, अब प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं दो जैव घटकों के नाम लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं दो जैव घटकों के नाम लिखिए। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक कौन कौन होते हैं? तो हरे पौधे तथा विभिन्न प्रकार के जो भी जीव जंतु हैं, विभिन्न प्रकार के जिनमें जीवन है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और हरे पौधे ये सजीव हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं जैव घटक। इनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम लोगों से क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न संख्या 3, पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं दो जैव घटकों के नाम लिखे। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे हरे पौधे तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं 3 अजैव घटकों के नाम लिखे। अजैव घटक क्या होता है? ज्ञान एडुकेशन बोला जाए। राधे राधे। क्या कहा? पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं 3 अजैव घटकों के नाम लिखे। तो अजैव घटक कौन कौन होता है? जिनमें जीवन नहीं होता है, यानी हम लोग जो पढ़ते हैं कमेंट तो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग अजैव घटक किसको कहते हैं? तो जो निर्जीव होता है, जैसे जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है? मृदा, जल एवं वायु। मृदा, जल एवं वायु जो है ये पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक है। मृदा, जल एवं वायु पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का कोई 2 उदाहरण दे। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई 2 उदाहरण दे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैसे हम लोग फुलवारी बना लिए, बगीचा बना लिए, उद्यान बना लिए, या फिर हम लोग यहाँ पर तालाब भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फुलवारी, बगीचा, उद्यान, तालाब इत्यादि। अब हम लोगों को 6 नंबर प्रश्न देखना है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला के नाम से दर्शाए। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला जो है, आहार श्रृंखला मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला के, तो यहाँ पर घास दिया गया, ये तो होगा नहीं। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो आहार श्रृंखला होगा वो क्या होगा? यहाँ पर पूरा लिखा हुआ नहीं है, ये घास है। घास जो होता है ये प्राथमिक उत्पादक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक बोलते हैं। घास को हम लोग प्रोड्यूसर बोलेंगे। और घास को कौन खाता है? घास को खाता है, हम लोग लिख देंगे मैदानी में खरगोश। कौन खाता है? खरगोश खाता है। खरगोश को कौन खाता है? तो खरगोश को खाता है उल्फ। और उल्फ को खाता है कौन? तो उल्फ को खाता है टाइगर या लायन खाता है। टाइगर या लायन खाता है। तो ये आ जाता है किसके अंतर्गत? ये आ जाता है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आ जाता है, जो आहार श्रृंखला को दर्शाता है। नेक्स्ट, उत्पादक किसे कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए उत्पादक किसे कहते हैं तो कहेंगे हम लोग हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट, एक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषीय स्तर क्या होता है? तो एक आहार श्रृंखला का जो प्रथम पोषीय स्तर होता है वो होता है उत्पादक, प्रोड्यूसर से ही क्या होता है जी? किसी भी आहार श्रृंखला का प्रथम पोषीय स्तर जो होता है वो होता है उत्पादक।
किसी आहार श्रृंखला का, किसी भी आहार श्रृंखला का प्रथम पोषीय स्तर जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है उत्पादक होता है, यानी किसी भी आहार श्रृंखला का प्रथम पोषीय स्तर उत्पादक होता है। नेक्स्ट, कोई दो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के नाम बताए। कोई दो जैव अनिम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय नहीं बल्कि अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के, दो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के क्या बताए, नाम लिखे। तो हम लोग लिख देंगे जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन भी यहाँ पर लिख सकते थे, प्लास्टिक, पॉलीथीन, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है अगला डीडीटी। डीडीटी ये प्राकृतिक कारकों से ये विघटित नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन 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 जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है हम लोगों को उनमें से छांटना है कि कौन कौन जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। कागज, कागज तो बिल्कुल जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। डीडीटी, डीडी क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है। गोबर, गोबर क्या है, तो गोबर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। और प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक की थैली जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है। सब्जी के छिलके, तो सब्जी के छिलके जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। कागज ना, तो यहाँ पर उत्तर दिया कागज, गोबर, सब्जी के छिलके, ये क्या है जी, तो ये जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। नेक्स्ट, किस कारण से कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं तथा कुछ जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। किस कारण से कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं तथा कुछ जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। क्योंकि कुछ अपशिष्ट पदार्थों का जैव अपघटन आसानी से, क्योंकि कुछ अपशिष्ट पदार्थों का जैव अपघटन आसानी से हो जाता है, जबकि कुछ अपशिष्ट पदार्थों का जैव अपघटन आसानी से नहीं होता। नेक्स्ट, ओजोन स्तर का क्या महत्व है। तो हम लोग कहेंगे ओजोन स्तर का क्या महत्व है, अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, ओजोन स्तर सूर्य में पाए जाने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रे का अवशोषण कर लेता है और इसे पृथ्वी पर आने से क्या करता है जी, रोकता है। इसीलिए ओजोन परत को हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो ओजोन स्तर का क्या महत्व है, तो ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले हानिकारक विकिरण पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट, सीएफसी का पूरा नाम क्या है, तो सीएफसी का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का पूरा नाम क्या है, तो सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, एक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए जिसमें ओजोन स्तर का अवक्षय होता है, यानी एक ऐसे रासायनिक यौगिक का नाम लिखना है जिससे क्या होता है कि ओजोन स्तर का अवक्षय होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। नेक्स्ट, पराबैंगनी विकिरण से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है। पराबैंगनी विकिरण से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है, तो पराबैंगनी विकिरण से मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद नामक गंभीर बीमारी होती है। कैसी, कौन सी बीमारी होती है, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद नामक बीमारी होती है। पराबैंगनी विकिरण से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है, तो पराबैंगनी विकिरण से मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद होती है। त्वचा कैंसर और क्या होती है, तो मोतियाबिंद होती है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या नंबर प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16, जीव मंडल एवं स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र। क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र है। जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, समुद्र किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो समुद्र प्राकृतिक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। समुद्र कैसा पारिस्थितिक तंत्र है, तो समुद्र प्राकृतिक जलीय पारिस्थितिक तंत्र। कैसा पारिस्थितिक तंत्र, तो प्राकृतिक एवं जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है कौन, तो समुद्र। नेक्स्ट, अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं। अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने वाले जीवों को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और ये कंज्यूमर भी 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टॉप कंज्यूमर होता है। 4 प्रकार के होते हैं। तो अपने पोषण के लिए उत्पादकों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट, वैसे जीव जो पौधों और जंतु दोनों खाते हैं वे क्या कहलाते हैं। इस चीज को तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। दैट मीन्स सर्वभक्षी बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। नेक्स्ट, 20 नंबर, जीवाणु और कवक
जैसे सूक्ष्म जीव को क्या कह सकते हैं? तो जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव को हम लोग डीकम्पोजर बोलते हैं। डीकम्पोजर दैट मीन्स अपघटनकर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता बोलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का कार्य कौन करता है? तो एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का कार्य जो है ना, उत्पादक का कार्य कौन करता है? तो उत्पादक का कार्य करता है शैवाल। क्या करता है? शैवाल करता है, क्योंकि जल के तलहटी में, जलीय बॉडी के तलहटी में शैवाल पाया जाता है। यह शैवाल क्या करता है? किसका कार्य करता है? तो यह शैवाल कार्य करता है उत्पादक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्पादक का कार्य करता है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर, पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना भाग उत्पादक ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो लगभग 1%। कितना प्रतिशत जी? लगभग 1% ऊर्जा ही ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? पौधे। कौन करता है? पौधे करता है। तो क्या कहा हम लोगों को? पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पौधे। तो कितना प्रतिशत? लगभग 1%। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला के प्रत्येक उच्च स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषीय स्तर में स्थानांतरित होता है? इसको हम लोग 10% का नियम भी कहते हैं, और इनका प्रतिपादन जो है लिंडमैन साहब ने किया था, इसीलिए इसको हम लोग 10% का नियम भी कहते हैं। तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक उच्च स्तर पर ऊर्जा का कितना हिस्सा अगले पोषीय स्तर में स्थानांतरित होता है? तो सिर्फ 10%। और इसीलिए इस नियम को हम लोग 10% का नियम भी कहते हैं, जिनका प्रतिपादन लिंडमैन साहब ने किया था। नेक्स्ट, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा का एक पोषीय स्तर से अगले पोषीय स्तर में क्रम में होने वाले वृद्धि को क्या कहते हैं? तो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों का एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में क्रम में होने वाले वृद्धि को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ना, वो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है, क्योंकि इसका अपघटन नहीं हो पाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है। नेक्स्ट, 26 नंबर पर, अगर पोषीय स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो किस प्रकार का आकृति बनता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ना पिरामिड। क्या बोलते हैं जी? पिरामिड जैसी आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है? पिरामिड जैसी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी करते हैं। पिरामिड कैसी आकृति बनती है? तो पिरामिड जैसी आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है? पिरामिड। तो क्या कहा? अगर विभिन्न पोषीय स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो किस प्रकार की आकृति बनती है? तो आकृति बनती है कैसी? तो पिरामिड आकृति बनती है। नेक्स्ट, कागज और कपास निर्मित कपड़े किस प्रकार के अपशिष्ट है? तो कागज और कपास से निर्मित कपड़े जो है ना, वो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है, क्योंकि इसका अपघटन हो जाता है, इसीलिए यह जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, धरती पर स्थित सभी जंतुओं को किस श्रेणी में रखा है? धरती पर जितने भी जंतु हैं, यानी हरे पौधे को हम लोग उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं, और जितने भी जीव है उसको हम लोग उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट, 29 नंबर, तिलचट्टा एवं मनुष्य किस प्रकार के जीव है? तो तिलचट्टा एवं मनुष्य जो है ना, वो क्या है जी? तो तिलचट्टा एवं मनुष्य जो है वो ओमनिवोरस है, यानी सर्वाहारी जीव है। आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं एक जगह पर विद्यमान हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं आहार जाल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं? आहार जाल बोलते हैं। नेक्स्ट, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर में संचित रहती है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगले पोषीय स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिनका प्रतिपादन लिंडमैन साहब ने किया था। तो सबसे अधिकतम ऊर्जा कहाँ होगी? तो सबसे अधिकतम ऊर्जा जो होती है वो उत्पादक में संचित रहती है। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में मनुष्य का क्या स्थान है? तो आहार श्रृंखला में मनुष्य प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। आहार श्रृंखला में मनुष्य प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों का जमाव किस क्रिया द्वारा होता है? तो हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों का जमाव जो है वो जैव आवर्धन क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा होता है? जैव आवर्धन क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को सामान्यतः ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है? ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे? अंटार्कटिका। कहां पर ओजोन स्तर में जो कमी आई है उसको ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो अंटार्कटिका। नेक्स्ट, एरोसोल के उपयोग से वायुमंडल एवं जीव मंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण
करते हैं। तो एरोसोल के उपयोग से वायुमंडल एवं जीव मंडल सम्मिलित रूप से मिल करके किसका निर्माण करते हैं? सीएफसी का, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्लोरोफ्लोरो कार्बन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो ये सभी जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सभी मिल करके समस्त रूप से पर्यावरण का निर्माण करते हैं। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में उपभोक्ताओं को बांटा जाता है। नेक्स्ट, वन पारिस्थितिकी तंत्र में घास का पोषीय स्तर क्या है? तो घास किसके अंतर्गत आएगा जी? घास पेड़ पौधे के अंतर्गत आता है। तो घास जो होता है वो उत्पादक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? घास उत्पादक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़िया का क्या स्थान है? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़िया का क्या स्थान है? तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़िया का स्थान उपभोक्ता के अंतर्गत ही रहेगा। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में चिड़िया क्या है? तो चिड़िया तो उपभोक्ता ही होगा। नेक्स्ट, एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में, एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में आर श्रृंखला में गिद्ध कहाँ आता है? तो गिद्ध आता है टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत। गिद्ध किसके अंतर्गत आता है जी? तो गिद्ध आता है टॉप कंज्यूमर, यानी उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत। कौन आता है? तो उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आता है गिद्ध। गिद्ध किसके अंतर्गत आता है? तो गिद्ध आता है उच्च उपभोक्ता का। प्रश्न क्या था? एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में गिद्ध कहाँ आते हैं? तो गिद्ध आते हैं उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत। गिद्ध कहाँ आते हैं? तो गिद्ध आते हैं उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, क्या ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता से उत्पादक की ओर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, न कि उपभोक्ता से उत्पादक की ओर। कभी नहीं हो सकता है। तो क्या हम लोगों से पूछा गया, क्या ऊर्जा का स्थानांतरण उपभोक्ता से उत्पादक की ओर हो सकता है? तो हम लोग जवाब में कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। उपभोक्ता से उत्पादक की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, सीएफसी के टूटने से किस गैस की उत्पत्ति होती है जो ओजोन से प्रतिक्रिया करता है? तो सीएफसी के टूटने से आणविक ऑक्सीजन तथा परमाणविक ऑक्सीजन, यानी ओजोन टूट करके, ओजोन जो है, ओजोन का एक अणु टूट करके एक आणविक ऑक्सीजन और एक जो है ना परमाणविक ऑक्सीजन में टूटता है। तो क्या कहा जी? सीएफसी के टूटने से किस गैस की उत्पत्ति होती है जो ओजोन से प्रतिक्रिया करता है? तो आणविक ऑक्सीजन और परमाणविक ऑक्सीजन। तो सीएफसी के टूटने से किसका निर्माण होता है? तो आणविक ऑक्सीजन और परमाणविक ऑक्सीजन। इस प्रकार